हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, लेकिन प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंसेस में। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं, यानी कि डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद खाते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनको खाते हैं। एक्टिविटी। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. Various modes of feeding. Amazing fact: स्टारफिश यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम अपने मुख के द्वारा भोजन को करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार को पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, श्वास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और मलद्वार यानी गुदा। क्या बहुत लंबा मार्ग नहीं है ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन अलग अलग भागों से गुजरता है, उसके अलग अलग घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुदांत्र और आहार नाल से संबद्ध अलग अलग ग्रंथियों जैसे कि
लाला ग्रंथि यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है। ये मानव पाचन तंत्र का फिगर है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। द माउथ एंड बुक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहिका। भोजन को अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा किया जाता है, माउथ के द्वारा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है और लगभग 8 साल की एज तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। इन दांतों के जगह पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं यानी कि परमानेंट टीथ। समान स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये हमेशा गिरने लगते हैं। बूझो इज fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। सभी दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में होता है। हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है, उनके कार्य भी अलग हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक्टिविटी सेकंड, अपने हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब या रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने और दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम आता है? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने और पीसने के लिए काम आता है। और फिर अपना रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इस टेबल 2.2 में लिखिए। एक्टिविटी थर्ड, 2 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, उन्हें ए और बी उस पर पुट कीजिए, लिख दीजिए ए और बी। अब ट्यूब ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए और इन्हें दूसरी परख नली यानी कि बी में डाल दीजिए। दोनों ट्यूब में 3 से 4 ml पानी डालिए जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। अब दोनों ट्यूब में आयोडीन की 2-3 बूंदें डालिए और उसका परीक्षण कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आप ट्यूब ए और ट्यूब बी में क्या अंतर देखते हैं। सारे ट्यूब के रंग में परिवर्तन क्यों आते हैं? परिणामों की चर्चा अपने दोस्तों और टीचर्स से कीजिए। सलाइवा चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। और इसी दिशा में मुड़ सकता है, किसी भी दिशा में। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार उत्पन्न करता है। स्वीट्स एंड टूथ डिके,
सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत और मुख को साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। ये जानने के लिए कि अम्ल क्या है आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं, यानी टूथ डिके। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर ये दांत गिर जाते हैं। जैसे चॉकलेट, ठंडे पदार्थ और चीनी युक्त मिठाइयाँ पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी आती है या हिचकी आती है, घुटन का अनुभव भी होता होगा। ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली हवा को फेफड़े तक ले जाती है। ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, लेकिन ग्रसनी में हवा और भोजन मार्ग एक ही होता है। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है या खांसी उठती है। Activity 2.4. Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crust, neem leaf or bitter gourd. Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. Now write down your observations and label figure 2.6. Repeat this activity with other classmates. The food pipe, esophagus, निगला हुआ भोजन, food passes into food pipe, ग्रसिका गले और वक्ष से होते हुए जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार संकुचित होती रहती है और ये गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो और इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने टीचर्स या पेरेंट्स से इस विषय पर चर्चा कीजिए। Paheli wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting. ग्रसिका में भोजन की गति पहले भोजन फिर ग्रसिका से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। द स्टोमच, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना यह चपटा और जे की आकृति का होता है।
नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ये एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुधांत्र में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन is highly coiled and is about 7.5 meters long. ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अलावा इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे रेडिश ब्राउन ग्लैंड कलर की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में राइट साइड दक्षिण और अवस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुधांत्र के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। The working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से उसकी वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था और आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन वो आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सके और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम या रंसाकूर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। सभी दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के अलग अलग भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है।
भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता या अवशोषण नहीं हो पाता बृहांत में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्षुधांत्र की अपेक्षा चौड़ी और ये छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या आपने गाय, भैंस और घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार भोजन को चबाते या जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वो पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ये भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कर्ड कहते हैं, लेकिन बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में फिर से मुख में लाता है और जिसे वो चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथम यानी कि जुगाली करना कहते हैं और इसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाता है। डायरिया। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को डायरिया कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता या अपचय के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अधिक सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में ये घातक भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही रोगी को एक उबाल कर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। Paheli wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take it in. Bhujo wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do. घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट या रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुधांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से छोटे प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का भी अध्ययन करेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान कई धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ये एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाव कहते हैं।
जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर कृत्रिम पाँव विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे।